हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र थानवी। दोस्तों, हमने कल जो बातें पढ़ी थी भारतीय न्याय संहिता के बारे में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज की जो बातें थी वो हमारे कहाँ तक चली थी वो मैं आपको बता देता हूं। आज हम पढ़ेंगे सॉरी, बेईमानी से। देखो दोस्तों, ये बेईमानी से शब्द जो है ना, ये कॉमन पार्लेंस में इसका मीनिंग अलग है। हमारे समाज में जिनसे लोग हम जिनसे घिरे हुए हैं उनके मध्य बोलचाल की भाषा में जो बेईमानी शब्द चलता है ना, और जो कानून में शब्द इस्तेमाल किया हुआ है उसमें रात और दिन का फर्क है। ठीक है। कॉमन पार्लेंस में तो ये होता है जिस व्यक्ति का ईमान नहीं वो बेईमान। ठीक। हम बेईमानी से पढ़ेंगे। मैंने पिछली क्लास यहीं पर बेईमानी पर छोड़ी थी। हमें इसमें क्या पढ़ना है? मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारतीय न्याय संहिता में जितने भी अपराध परिभाषित है ना, उन सारे परिभाषित अपराधों में उसका अपना एक संघटक है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। उसकी एब्सेंस में अपराध का गठन होता ही नहीं है। यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ वर्ड्स इन होल ऑफ द बीएनएस। जैसे नोइंगली होता है, इंटेंशनली होता है, वांटनली होता है, फ्रॉडुलेंटली होता है, और रैशली होता है, नेग्लिजेंटली होता है। वैसे के वैसे ये डिसऑनेस्टली है। तो डिसऑनेस्टली जो है ना, बेईमानी से, बेईमानी को तो पहले खुद को पढ़ने के लिए हमें दो शब्द पढ़ने पड़ते हैं। रॉन्गफुल गेन पढ़ना पड़ता है, रॉन्गफुल लॉस पढ़ना पड़ता है। ये सारे पहले भारतीय दंड संहिता में शब्द आगे पीछे थे, तो सारे के सारे आगे पीछे थे। अब क्या हो गया है, अब इन्होंने अल्फाबेटिकली कर दिया, तो ये डी फॉर डिसऑनेस्टली हो गया, और वो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस बहुत आगे चले गए, क्योंकि वो अब डब्ल्यू से आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको इसका क्रम बदल जाने से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके प्रभाव में, इनकी एप्लीकेबिलिटी में कोई फर्क थोड़ी आया है। ये तो रीऑर्गेनाइज करके इसको सिस्टमेटिक बना दिया इन्होंने, लेजिस्लेचर ने अपने हिसाब से। तो अपने को डरने घबराने की जरूरत है नहीं दोस्त। डिसऑनेस्टली के बारे में मैं आपको फिर से रिमाइंड करके बता दूं कि जैसे चोरी, चोरी के बाद उद्दापन, उद्दापन के बाद में लूट, लूट के बाद में आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक दुर्विनियोग के बाद में आपराधिक न्यास भंग। ये इतने तो सीधे सीधे सामने दिखते हैं जिनमें सब में ये तत्व मौजूद है बेईमानी से। तो बेईमानी से शब्द का हमें व्यवस्थित तरीके से ज्ञान होना चाहिए। ये धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को इस तरह करता है कि अपने कार्य के द्वारा एक व्यक्ति को तो रॉन्गफुल गेन या किसी को रॉन्गफुल लॉस कॉज करता है। इन दोनों का एक साथ मौजूद होना आवश्यक नहीं है। किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टर्म बेईमानी। बेईमानी के लिए रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन दोनों एक साथ होना आवश्यक नहीं है। दोनों में से आपने कोई कार्य किया और दोनों में से कोई एक भी हुआ तो आपका कृत्य बेईमानी से किया गया माना जाएगा। जैसे मैं अभी आपको बोल के सुना दूं, चोरी की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में यह कहती है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना चल संपत्ति को बेईमानी से लेने के आशय से ऐसे लेने के लिए हटाता है, वो चोरी करता है। तो क्या आया? बेईमानी से लेने के आशय से हटाता है, तो देखो बेईमानी। और उद्दापन में भी यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? क्षतिकारित करने के भय में डालता है, और भय में डाले हुए व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। इसी तरह लूट की परिभाषा इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो लूट में या तो क्या है? चोरी, या फिर उद्दापन। तो बेईमानी के बिना तो उसकी परिभाषा का तो गठन ही नहीं होता। तो इसलिए हमको पढ़ना है, और मैं सारी चीजें आपको डिटेल में व्यवस्थित तरीके से बता देता हूं, समझा देता हूं दोस्तों। तो ये डिसऑनेस्टली, इसका मीनिंग बताता है, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और wrongful loss to another person.
अब जैसे सोचो कि एक लड़की जो है किसी टेलर की दुकान पे जाती है और अपना एक सूट, सलवार सूट सिलने को देती है। सलवार सूट दर्जी को सिलने के लिए दिया तो हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो ये क्या हो गया, बेलमेंट है ये, क्योंकि वो कपड़ा देगी और दर्जी उसको सलवार सूट सिल के देगा। अब वो लड़की क्या है कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली उस दुकान पे आती जाती है, सारे लोग उसको जानते हैं। अब एक दिन वो जो है ना डिसऑनेस्टली हकीकत में जाती है, उस समय दुकान पर जाती है जब वो टेलर खुद नहीं बैठा होता, जबकि उसका लंच टाइम में स्कूल गोइंग बच्चा बैठा रहता है। बच्चा छोटा है पर बच्चे को ये पता है कि दीदी तो रोजाना आती जाती है। अब उसको सलवार सूट के अगर पैसे नहीं देने हैं तो बच्चे से सूट लेके आ गई, तो बच्चे से सूट लाई तो उसने क्या नहीं दिया, शी डिड नॉट मेक द पेमेंट ऑफ द स्टिचिंग चार्जेस, है ना। तो देयर बाई शी कॉज्ड ए रॉन्गफुल लॉस टू द टेलर, और खुद को क्या हो गया, रॉन्गफुल गेन हो गया। क्या हो गया, रॉन्गफुल गेन। तो इसका कृत्य कैसा हुआ, बेईमानी से, और ये बेईमानी से कृत्य होते ही ये चोरी हो गई। तो अब परीक्षा में सवाल आता है, आपको पूछा जा सकता है कि क्या कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की चोरी कर सकता है, कर सकता है। ऐसे होती है चोरी। कपड़े खुद के ही थे, परंतु क्या था, इंटेंशनल डिसऑनेस्ट था। क्या चाहती थी, सिलाई के पैसे नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने उस समय जाकर के बच्चे से सूट लेके आ गई और शी डिड नॉट मेक द पेमेंट ऑफ द स्टिचिंग चार्जेस, देयरबाय हर एक्ट वाज प्योरली डिसऑनेस्ट, देयरफॉर शी कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, चोरी की है। ठीक है, तो ये आता है बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि। देखो सदोष अभिलाभ आया, फिर उसके बाद में या है, तथा नहीं, अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो कृत्य क्या कहलाएगा, बेईमानी से किया हुआ कार्य कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्यूमेंट। तो डी फॉर डिसऑनेस्टली, डी फॉर डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट देखो, हम कॉमन पार्लेंस में हम दस्तावेज का केवल एक ही मतलब समझते हैं कि कोई इबारत किसी भी एक कागज के ऊपर लिखी हुई है। कागज मोटा पतला जाड़ा कैसा भी हो सकता है, ये तो है हमारी सामान्य समझ की बात है। हमें दस्तावेज की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में मिलेगी, हमें दस्तावेज की परिभाषा जो है ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी मिलेगी, और आप पढ़ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। These two definitions given in these two laws are verbatim similar. शब्दों शब्द अक्षर अक्षर वो एक जैसे हैं, बस टेल एंड में थोड़ा सा फर्क है। तो ये दस्तावेज की परिभाषा क्या समझाती है, हम ये दस्तावेज के बारे में ये कहते हैं कि दस्तावेज के माने हैं क्या, कि किसी पदार्थ पर अंकों, अक्षरों या चिन्हों कि किसी एक या एक से अधिक साधन के द्वारा कोई भी बात क्या कर दी गई है, या तो वर्णित कर दी गई है, नहीं तो अभिव्यक्त कर दी गई। आइदर इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड और इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स एंड मार्क्स एटसेट्रा। यही बात कहता है। देखो, दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त, दैट इज टू एक्सप्रेस, वर्णित, टू डिस्क्राइब किया गया है। और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आश्रित है या जिनका उपयोग किया जा सकेगा। तो व्हाट इज द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, व्हाई ही इज गोइंग टू express or describe a particular thing on a particular substance। देखो, कपड़ा, लकड़ी, ताम्रपत्र, पेड़ का तना, घर की छत, दीवार, कहीं पर भी कुछ भी आपने लिख दिया है, आपका लिखने का इरादा ये है कि जो मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं ये आगे इस विषय के साक्षी के रूप में आगे काम आ सके। पान पट्टी वाला देखो, सिगरेट का एक अंदर की सिगरेट के डिब्बे की लीफ होती है, उसके ऊपर अकाउंट मेंटेन करता है। दूध वाला, आप दूध लेने जाओ
तो उसने अपने घर की सफेद व्हाइट वॉश की हुई दीवार के ऊपर आपका नाम लिख रखा है सोहनलाल। और सोहनलाल के अब जैसे महीना चल रहा है अभी सितंबर, तो सितंबर का महीना है, तो सितंबर की 1 तारीख से उसने आपके सुबह 2 किलो दूध आता है, शाम को 1 किलो आता है, तो सुबह वो 2 लाइनें खींचता है, शाम को 1 लाइन खींचता है। दिस इज ए डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो जो है ना उसके माध्यम से क्या लिख रहा है, फिगर, क्या लिख रहा है, फिगर। तो आपका नाम भी है, तो अक्षर, अंक और चिन्ह एक या एक से अधिक साधनों के द्वारा किसी पदार्थ पर या तो अभिव्यक्त कर दो, नहीं तो वर्णित कर दो। इरादा क्या है, इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ सच मैटर, देयरफॉर दैट थिंग इज कॉल्ड ए डॉक्यूमेंट। पहले क्या था, हम दस्तावेज को पढ़ते थे, दस्तावेज के साथ ही हमें जो है ना आगे जाकर के एक परिभाषा पढ़ने को मिलती थी, मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसे कहते हैं। तो पहले दस्तावेज समझ में आएगा तो फिर मूल्यवान प्रतिभूति समझ में आती है। और मैं आपको एक बात और कह देता हूं दोस्तों, अगर आप में दम है और आप समझदार हैं, कानून का ज्ञान रखते हैं, अर्जित करना चाहते हैं, इन सारी परिभाषाओं को आत्मसात कर लो। परीक्षाओं में धरी धराई डेफिनेशंस आती हैं, इसमें देयर इज नो चांस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एडिशन, ऑल्ट्रेशन, डिलीशन। कोई तरह का जोड़ तोड़ प्रपंच का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए मैं आपको विशुद्ध रूप से बेयर एक्ट से पढ़ा रहा हूं दोस्तों, कोई तरह के कमेंट नहीं। कमेंट जो करने हैं वो मैं करके आपको समझाऊंगा। आई शैल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग बिफोर यू पी, और आपको उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इसमें क्या आ गया कि डॉक्यूमेंट इज नॉट कन्फाइंड अप टू ए पेपर। जो आपने भौतिक रूप से किसी भी पदार्थ पर कोई लिख दी बात, कोई अंकित कर दी बात, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो वो रिकॉर्ड है, दैट इज आल्सो फॉलोइंग विद इन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। और वो भी, अब जैसे कोई आपने किसी को व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, या कोई और किसी भी तरह से मोबाइल पे किसी को कोई संदेश आया है, तो दैट मे बी यूज्ड एज एविडेंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कैटन ऑफ जजमेंट्स हैं जिसमें अब व्हाट्सएप को भी जो है ना एविडेंस के रूप में माना जाता है। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। उपयोग किया जाना, नहीं किया जाना, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। हम एक चीज को तैयार इसलिए कर सकते हैं कि भाई इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस, अगर इफ इट इज नीडेड, अगर आवश्यकता पड़े तो हम कर सकते हैं। ये है दोस्तों डेफिनेशन किसकी, डॉक्यूमेंट। अब जैसे देखो, राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट which may be used as evidence of the contract is a document। तो अगर आपने कोई भी चीज अभिव्यक्त कर दी है, तो एक संविदा, एक करार, और वो संविदा जो अनुबंध किया है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक पेपर में लिख ली, तो ए एंड बी, these two people enter into an agreement which is enforceable by law, that is called contract। तो आपने जो ये लिख दिया है दोनों पक्षों ने बैठ करके, तो वो क्या है, that is called document। Why? Because that contains what? Terms of the agreement, that is a contract, that is contract। अब देखो, मुख्तारनामा, the power of attorney is a document। A map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence is a document। ठीक है। फिर लिखता है a writing containing directions और इंस्ट्रक्शंस इज ए डॉक्यूमेंट। तो अगर किसी भी कोई पत्र पर, कोई पेपर पर कुछ भी निर्देश लिखे हुए हैं या कुछ हिदायतें दी हुई हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2, whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by the mercantile or other uses shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although
द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वास्तव में अभिव्यक्त न भी किया गया हो। अब ये इलस्ट्रेशन जो है ना, इसमें अपने को वक्त जाया करने की आवश्यकता नहीं है। विनिमय पत्र में क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, वो सारा। अब देखो, ये डिसऑनेस्टली की ये बहन है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉडुलेंटली, कपट पूर्वक। तो कौन सी बात कपट पूर्वक कहलाती है? कोई भी बात कपट पूर्वक की गई कही जाती है तब जब वह कपट करने के आशय से की गई। ये इतना सा लिखा है, a thing which is done by a particular person for what? With a view to practice a deception, है ना। तो फ्रॉडुलेंट में शब्द है टू डिफ्रॉड। डिफ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखा देना। धोखे में क्या चीज शामिल है? तो देखो, डिसेप्शन इंक्लूड्स टू थिंग्स। तो डिफ्रॉड इंक्लूड्स टू थिंग्स। व्हाट? देयर इज ए डिसेप्शन एंड इंजरी। धोखा, धोखे के साथ क्षति। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को कपट पूर्वक करता है, ये कब कहा जाता है? और कपट पूर्वक करना, जैसे अपन इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सारी चीजें जो है ना कपटपूर्ण तरीके से की गई सारी बातें, उनका संविदा अधिनियम में क्या प्रभाव होता है सारा सामने आ जाएगा। ये कि ये बातें जो है ना दंड विधि में भी, ए थिंग विच हैज बीन सेड टू बी डन बाय ए पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली। तो किसी ने भी कोई भी चीज जो है ना फ्रॉडुलेंटली की है, ये कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा जब वो उसे किसी को धोखा देकर क्षति कारित करने के अगर आशय और उद्देश्य से करता है, तो कहा जाता है कि उसने फ्रॉडुलेंटली किया। देखो, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। अदरवाइज नहीं। कपट पूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। कपट पूर्वक करने से, तो देखो, टू एलिमेंट्स आर देयर इन द टर्म्स टू डिफ्रॉड। Defraud that includes practice of deception whereby injury might be caused to a particular person, then कहा यह जाएगा कि उसने कैसे किया? फ्रॉडुलेंटली किया। कैसे किया? फ्रॉडुलेंटली किया। ओके। अब आता है जेंडर। हिंदी में इसको कहते हैं लिंग। ये पहले धारा 8 थी, जो अब धारा 2 की उपधारा 10 हो गई है। धारा 2 की अर्लियर भारतीय दंड संहिता में that was there under section 8। अब लिंग, अब आपको पता है एक और आ गया है, ट्रांसजेंडर। तो थर्ड भी इसमें शामिल हो गया है ना। तो देखो, लिंग शब्द को परिभाषित करने की विधानमंडल को आवश्यकता क्यों पड़ी? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स, दैट इज भारतीय न्याय संहिता। आप इस बात को मान करके चलो कि whatsoever the offense is committed by the man, the same may be committed by a woman। अगर मर्डर कर सकता है जो एक पुरुष है, तो मर्डर भी कर सकती है जो कि एक महिला है। परंतु कुछ चुनिंदा अपराध ऐसे हैं जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे बलात्कार की परिभाषा में तो वो शुरू ही होता है जो कोई पुरुष, और नहीं तो सारी बीएनएस की डेफिनेशन जाके देखना, जो कोई से शुरू होती है, whoever। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? whoever मतलब होता है दैट इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल बोथ। चोरी पुरुष कर सकता है, महिला भी कर सकती है। मारपीट पुरुष कर सकता है, महिला भी कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में इन्होंने जो है ना लिंग शब्द को इस्तेमाल करके ये क्लियर करने की कोशिश की है कि देखो, आप हिंदी में बोलो वह जा रहा है, और हिंदी में बोलो वह जा रही है, तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए वह शब्द आया हिंदी में। पर इंग्लिश में बोलो तो ही इज गोइंग और शी इज गोइंग। तो इसलिए ये कहना ये चाहते हैं
कि जहां पर पुल्लिंग द्योतक करने वाले शब्द हैं उसमें स्त्रीलिंग शामिल है। तो लोगों को जो गलतफहमी थी, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने का जो अपराध है, तो देयर वाज ए मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ सो मेनी पर्संस, they were of the view that this offense can only be committed by the man against the woman. महिला की लज्जा भंग नहीं कर सकती, ऐसा उनका मिसकंसेप्शन था। नथिंग इज लाइक दिस। और अभी भारतीय न्याय संहिता में वापस इसको सुधारने की कोशिश की है। 354 की उपधारा ABC जो भी थी उनमें उनको वापस जो है ना वो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, लिंग तटस्थ बना दिया उनको। दैट ऑफेंस में बी कमिटेड ए मैन, द सेम में बी कमिटेड बाय ए वुमन। और नहीं तो सारे पहले जो है ना पुरुष के ही गले डाल दिए थे। तो जैसी जैसी परिस्थितियां आएगी, जैसे जैसे वी आर एडवांसिंग इन द मैटर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपर। अब से सुनो क्या लिखता है। पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वह पुरुष या महिला या ये देखो ये उभयलिंगी। क्या आ गया? उभयलिंगी। ये ट्रांसजेंडर के बारे में जो नया एक्ट आया है उसका ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। द प्रोनाउन ही दैट इंक्लूड्स सी दैट इंक्लूड्स ही and its derivatives are used of any person whether male, female or transgender. So there is a no any scope for the purpose of confusion, है ना। कोई बात होनी चाहिए नहीं जिसमें आप भ्रमित हो जाएं। मैं हर एक चीज को स्पष्ट किए हुए चलता हूं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन। Transgender shall have the meaning assigned to it in clause K of section 2 of the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019, एक्ट नंबर 40 ऑफ 2019। तो इसमें जो अर्थ दिया हुआ है वही अर्थ होगा किसका? ट्रांसजेंडर का। उभयलिंगी का वही अर्थ होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के might be a mistake on the part of typists। अब आते हैं हम दोस्तों गुड फेथ पर। सद्भाव पूर्वक, सद्भावना कानून में बहुत अहमियत रखती है। गुड फेथ दैट इज बोनाफाइड, बोनाफाइड और मैलाफाइड। तो यहां पर जो है ना नेगेटिव स्टेटमेंट से शुरू होता है। कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई नहीं कही जाती जब तक कि वो सम्यक सतर्कता और सावधानी से नहीं की जाती। तो आपको कोई भी चीज को करनी है तो सावधानी और सतर्कता के साथ करोगे तो ही माना ये जाएगा कि सद्भावना पूर्वक की गई है। हम जब जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, उस चैप्टर में आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिलेगा, मिस्टेक ऑफ लॉ मिलेगा, है ना। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? तो कोई भी आदमी सद्भावना पूर्वक अपने को कैसे क्या समझ लेता है। तो सद्भावना पूर्वक का जो है ना नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ टेक्स्ट ये कहता है कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की या विश्वास की गई, ये बात। तो गुड फेथ जो आई थिंक दैट वाज देयर इन द अर्लियर आईपीसी सेक्शन नंबर 52 और 52A में शायद संश्रय वगैरह कुछ था। तो ये जनरल एक्सप्लेनेशन का ही जो है ना ये रीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज देयर इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन नंबर 2 ऑफ द PNS। और उसकी ये सारी सबसेक्शंस हैं जिसमें ये सारी परिभाषाएं दे रखी हैं और हमको इनको पढ़ना है। अब ये शब्द है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का शब्द आते ही वी हैव गॉट
a democratic country, there is a system of the government, central government and state government, that's all. तो सरकार का जहां कहीं भी आएगा तो कॉन्टेक्स्ट वाइज हमें समझना है। जैसे आप सीआरपीसी में पढ़ते थे ना, वैसी की वैसे आप बातें बीएनएसएस में पढ़ोगे, तो बीएनएसएस में पढ़ोगे तो आपको जो ना ये एपीओ का जो एग्जाम होता है ना, ये व्यक्ति सरकार की तरफ से मामलों का संचालन कहां करता है, मैजिस्ट्रेट की, और इसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मामलों का। तो स्टेट गवर्नमेंट के मामले हों और केंद्र सरकार के मामले हों तो उनका संचालन करता है। तो जहां कहीं भी सरकार शब्द आएगा तो दैट सिग्निफाइज मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों ये सब बच्चों वाली बातें हैं, मैं बताऊंगा आपको। ये परिभाषा के खंड में आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें कुछ ही पद ऐसे हैं जो आगे जाकर के आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये इनका मूल पाठ बड़ा है और थोड़ा कहीं समझने में दिक्कत आ सकती है। बाकी बिल्कुल छोटी छोटी मेरे हिसाब से 5वीं क्लास के बच्चों की बातें हैं, अगर उनको भी बैठा के समझाने की कोशिश की जाए तो दे मे बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। तो आप ये किसी भी बात को लेकर डरना घबराना बिल्कुल नहीं। ये हो गया। अब उसके बाद में आ गया हमारे हार्बर। हार्बर का मतलब होता है हिंदी में संश्रय। संश्रय का मतलब क्या होता है, दूसरे शब्दों में आश्रय। आश्रय, आप किसी भी व्यक्ति को आश्रय दो तो आश्रय में क्या दोगे, रोटी, कपड़ा, मकान, रहने की जगह, आने जाने के साधन, रुपया, पैसा, गोला बारूद, क्या क्या चीजें, जो सारी चीजें जो आप उनको दे सकते हो, दैट सिग्निफाइज व्हाट इज मीन्ड बाय हार्बर, है ना। हम अपराध के बारे में पढ़ेंगे तो अपराधों के बारे में पढ़ेंगे तो हम कैटेगरीज पढ़ेंगे। तो हम प्रिंसिपल ऑफेंडर इन फर्स्ट डिग्री पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफेंडर इन सेकंड डिग्री पढ़ेंगे, फिर हम एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट्स पढ़ेंगे, फिर एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट पढ़ेंगे। ये एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट वाले मामले को डिफाइन करने के लिए और समझाने के लिए है। एक व्यक्ति ने अ का मर्डर किया जयपुर में, उसके बाद में बॉम्बे भाग गया, बॉम्बे में अपने मित्र के यहाँ गया है वो। उसके मित्र को यदि पता नहीं है कि मेरा फ्रेंड जो है ना जयपुर में मर्डर करके आया है, तब तक तो ठीक। और अगर उसने जानते हुए कि ये जयपुर में मर्डर करके जयपुर से भाग के मेरे पास आया है और उसको अपने घर में शरण देता है, ये हार्बर से कवर होगा और रेलेवेंट सेक्शन में उसके खिलाफ अपराध बनेगा। वो मर्डर का तो दोषी नहीं होगा पर एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट होगा, है ना। तो तथ्य पश्चात के अनुचारी, तथ्य पूर्व के अनुचारी और प्रथम कोटि के मुख्य अपराधी और द्वितीय कोटि के मुख्य अपराधी। तो प्रिंसिपल ऑफेंडर इन फर्स्ट डिग्री, प्रिंसिपल ऑफेंडर इन सेकंड डिग्री, ये सारी बातें हम आगे जाकर के स्पेसिफिक ऑफेंस और जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा। अभी आपको हार्बर की बातें समझनी है। तो हार्बर कौन किसको देता है, कौन किसको संश्रय देता है, कौन किसको शरण देता है, अपने घर में किसको बैठा के रखा है, क्या प्रोवाइड करा रहे हो आप, है ना, वो सारी बातें देखो। संश्रय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को पहला आश्रय, दूसरा भोजन, तीसरा पेय, चौथा धन, पांचवा वस्त्र, छठा आयुध, सातवां गोला बारूद या वाहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वह उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार से इस खंड में प्रमाणित है। पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। आपने अपने घर में किसी को छिपा के रख दिया, पुलिस उसकी तलाश में है, आप उसको दंड से बचाना चाहते हैं, इस प्रयोजन से आपने शरण दी है, that is falling within the meaning and ambit of the term that is harbor. Okay, in English it includes supplying a person with shelter. पहला क्या है दोस्तों, shelter, दूसरा food, तीसरा drink, चौथा money, पांचवा clothes, फिर arms, उसके बाद में ammunition or means of conveyance or the assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in this clause or not to evade apprehension. उसको पकड़े जाने से बचने के लिए आप उसको ये प्रोवाइड करा रहे हो तो आएगा हार्बर। अब ये 14 है इंजरी। इंजरी का मतलब होता है क्षति। क्षति शब्द हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, किसमें पढ़ते हैं, टॉर्ट्स।
डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम पढ़ते हैं, तो क्षति वहां का ही शब्द है। पर क्षति किसको कैसे कारित होती है? तो आपका कोई भी कृत्य जिससे किसी व्यक्ति को मन की, शरीर की, संपत्ति की और ख्याति की अपहानि होती है, योर एक्ट इज गोइंग टू कॉज इंजरी टू द ऑपोजिट पार्टी। क्या कारित कर रहे हो आप? क्षति कारित कर रहे हो। ये 4 प्रकार की क्षतियां इस क्षति शब्द में दे रखी हैं, परंतु जब हम कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर इत्यादि पढ़ेंगे ना, तब केवल और केवल दैट क्षति इज कन्फाइंड अप टू बॉडीली इंजरी। कौन सी इंजरी? बॉडीली। केवल और केवल शारीरिक क्षति तक वो सीमित हो जाएगी। और नहीं तो जब चीटिंग पढ़ोगे ना, तो इंटेंशनल इंड्यूसमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफेंडर, और आपके कहने पर उसने अपनी स्थिति को बदला, ऐसा किया, आपके ऊपर विश्वास करके ऐसा किया, नहीं तो वो कदापि नहीं करता। और करने से क्या हुआ? उसको मन की, शरीर की, संपत्ति की और ख्याति की अपहानि कारित हुई है। आपका कृत्य जो है ना, चीटिंग में आता है। तो जहां जहां इनका उपयोग हो सकता है, मैं एट दिस वेरी स्टेज, दैट इज इंसेप्शन, ये शुरुआत की बात है, मैं आपको क्लैरिटी के साथ सारी बातें बता देता हूं ताकि आपको कोई तरह का भ्रम नहीं रहे। मीन्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली मतलब अवैध रूप से, कॉज्ड टू एनी पर्सन, नंबर 1 इन बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा रेपुटेशन और चौथा प्रॉपर्टी। बस ये 4 के अलावा 5वीं बात नहीं है। तो आपने कोई भी किसी के साथ ऐसा अवैध तरीके से कार्य किया है, तद द्वारा आपने सामने वाले को मन की, शरीर की, संपत्ति की या ख्याति की अपहानि कारित की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 क वो मानववध, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, अर्थात रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा आपने सड़क पर किसी पुरुष की जो है ना गाड़ी के नीचे उसको रौंद कर मृत्यु कारित कर दी। मृत्यु कारित करने के बाद अगर उसकी पत्नी को जो है ना क्षतिपूर्ति देने का अगर कोर्ट ऑर्डर करता है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट जिसके भी द्वारा वो ट्राइबल है, और वो अगर देता है, तो कहा यह जाता है कि नो इंजरी हैज बीन कॉज्ड टू हर। यस, इंजरी कॉज्ड टू हर। व्हाई? बिकॉज उसने अपने पति को खो दिया। पति को खोने से सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है? मन को। तो मन की क्षति हुई है। किसकी हुई है? मन की। तो हर टाइम जो है ना टॉर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती, और जब क्षति की बात टॉर्ट में आती है ना, तो दैट अफोर्ड्स ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। और जो आगे एक और इंपॉर्टेंट धारा आएगी, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। ओके, नेक्स्ट, अब आ गया इल्लीगल। इंजरी के साथ क्या आया? इल्लीगल। अवैध किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय अवैध? व्हेन ए पर्सन इज लीगली बाउंड, नॉन डूइंग ऑफ द थिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इल्लीगल। एक व्यक्ति कानूनन किसी भी चीज को करने के लिए आबद्ध है, उसका नहीं करना अवैध होता है। नहीं करना क्या होता है? अवैध होता है। तो दोस्तों सुनो, इसमें 3 बातें दे रखी हैं इस धारा में। इस उपधारा में कितनी बातें दी हैं? 3। क्या क्या है? हर बात जो अपराध है, हर बात जो अपराध है, हर वो बात जो विधि के द्वारा निषिद्ध है, और हर वो बात जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार प्रदान करती है। इन तीनों में से कोई भी बात है तो योर एक्ट इज सर्टेनली इलीगल वन। और परीक्षा में 20 बार ये सवाल आ चुका है, डिफाइन इलीगल। लोग बोलचाल की भाषा में खूब सारा बोलते हैं, दिस इज इलीगल एंड दैट इज इलीगल, ये वो, और उनको कह दिया जाए कि डिफाइन द सेम, तो इट इज रादर डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल टू डिफाइन द सेम। व्हाई? बिकॉज इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स। तो ईदर ऑफ दीज 3 थिंग्स, इन तीनों में से कोई भी एक चीज मौजूद है दोस्तों, तो वो चीज अवैध कहलाएगी। अब जैसे मैं आपको इसको समझाऊं, हमको समझ में आता है कि हर वो बात जो अपराध है, अपराध तो तभी होगा, तो हमारे सामने विधियां तो 3 ही है। हमारे सामने जनरल लॉ ऑफ क्राइम है, BNS, हमारे सामने स्पेशल लॉ है, हमारे सामने लोकल लॉ है। 3 से चौथा तो कोई कानून नहीं है। तो हर एक बात जो कि किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा दंडनीय बना दी गई, तो ऐसा कोई कार्य और कार्य का अवैध लोप जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी भारतीय दंड संहिता की जगह जो आ गई है भारतीय न्याय संहिता, या किसी भी विशिष्ट या स्थानीय विधि के तहत दंडनीय बना दिया, वो अपराध है। तो पहला क्या लिखता है?
कोई भी बात जो अपराध है, देखो अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है, ये पहला, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है। और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोभ करना उसके लिए अवैध, जिसका लोभ करना अवैध है। अगर एक व्यक्ति ने किसी भी मेल नर्स से संपर्क किया और उसे ये कहा कि भाई तू जो है ना मंथली मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा, तू सुबह शाम आना और मेरे पिताजी को अटेंड करके जाना, वो ही इज कन्फाइंड टू बेड, ही इज नॉट इन पोजिशन टू मूव, तो उनकी देखभाल करना, खाना खिलाना, ये वो सारे तेरे काम, और मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा। अब उसमें अगर वो कोताही करता है तो ही वॉज बाउंड बाय द लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी भी कानून में स्वयं में और नहीं तो पक्षकारों के एग्रीमेंट के द्वारा, तो लॉ परमिट्स टू डू द सेम, करने के लिए कानून इजाजत देता है। तो ये तीन बातों को इसमें समाविष्ट किया है, तब हमें अवैध शब्द की परिभाषा मिलती है। क्या कहता है? हर बात जो अपराध है, हर बात जो विधि के द्वारा निषिद्ध है, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एंड एवरीथिंग व्हिच अफोर्ड्स ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन में जाओगे ना तो इट इज ओपन टू यू टू गो टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आप अपकृत्य विधि में चले जाओ और आप संविदा अधिनियम में चले जाओ। तो संविदा अगर किसी ने भंग कर दी है तो संविदा अधिनियम की धारा 73 के अनुसार यू आर एंटाइटल्ड टू ब्रिंग ए सूट फॉर कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Okay, at the same time, if any sort of tortious act is there on the part of the tortfeasor, अब कृत्यकर्ता के द्वारा कोई भी कार्य गलत किया गया है, that is a civil wrong, और अगर उसका अपकृत्य आपके खिलाफ है, that affords a ground to you to bring a suit for compensation। नेग्लिजेंस के आधार पर हो सकता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के आधार पर हो सकता है, और अगर कोर्ट के द्वारा किसी भी एक संविदा का जो है ना विनिर्दिष्ट रूप से पालन करवाने की बात होगी तो भी जो है ना दैट अफोर्ड्स ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। देयरफॉर विद अ व्यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलीगल, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और परीक्षा में हमें सिर्फ मैं जो समझा रहा हूं ना, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म इलीगल। अदरवाइज हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है हर बात जो अपराध है, हर बात जो विधि विरुद्ध है, हर बात जो विधि द्वारा निषिद्ध है, ये दोनों एक हो गई, और हर बात जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार प्रदान करती है वो क्या है दोस्तों? अवैध। और एक व्यक्ति जब लीगली किसी बात को करने के लिए बाउंड होता है और नहीं करता है तो अवैध होता है। ठीक है, तो ये है हमारे, और आप अगर चाहो तो मैं आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं कि लीगली बाउंड टू डू, the word illegal is applicable to everything which is an offense। पहला क्या आ गया? offense, which is prohibited by law or which furnishes ground for civil action, and person is said to be legally bound to do whatever it is illegal on him to omit। अगर वो करने में कोताही करेगा और करने में अगर उसको क्या करेगा? लोभ करेगा, तो वो चीज क्या होगी? इलीगल होगी। अब आ गया जज। हमने सी फॉर कोर्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों? सी से हमने कोर्ट पढ़ा था। और पहले क्या था? धारा 19 और 20 भारतीय दंड संहिता में न्यायाधीश और उसके ठीक बाद आता था न्यायालय। अब चूंकि अल्फाबेटिकली कर दिया तो स्थान बदल गया। स्थान बदलने से अपने दिमाग में कोई कानून की व्यवस्था थोड़ी बदल गई। टेक्स्ट तो वो का वो है, धाराएं आप भी याद करना, मैं भी करूंगा, तो हम और आप दोनों एक ही ट्रैक पर है। कुछ लड़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल बात नहीं। परंतु एक बात ध्यान रखना, ये भारतीय दंड संहिता का जिसने स्थान लिया है ना, पढ़ेंगे तो हम इसको रोचक तरीके से, आपको कंटाला नहीं आ सकता, आप बोर नहीं हो सकते। हम एक एक चीज को इतना इंटरेस्टिंग मैनर में समझेंगे और समझाएंगे कि यू विल हैव ए कमांड ओवर दिस लॉ। ओके, और आपको ये मेरी बातें सुनकर लगेगा सर रोजाना एक ही बात कहते हैं कि मैं, अरे हकीकत में आपको बता देता हूं दोस्तों, एक बार आप इस फील्ड में बहुत ही मनचित से फॉर्मली और फाइनली जो है ना अपने माइंड को डिटरमाइन करके और उतर जाओ, आपको न्यायिक अधिकारी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप किसी भी स्टेट में जाओ, बहुत सरल है,
कानून के प्रावधान कितने, अब मेरे को एक बात बताओ, अब तक अपनी जो बातें पढ़ी, हालांकि इतने लेक्चर्स हैं इसमें, मेरे को एक बात बताओ, कौन सी बात आपको समझने में दिक्कत आती है, मेरे को जरा लिख के भेजना, ठीक है। तो न्यायाधीश के बारे में क्या लिखा है कि इट इज नॉट confined or limited up to a designated judge। जिन जिन लोगों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया हुआ है वही केवल न्यायाधीश नहीं है। इससे क्या लिखा है, ये परिभाषा कहती है हर वो व्यक्ति न्यायाधीश है, ही इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव ए डेफिनेटिव जजमेंट इन ए लीगल प्रोसीडिंग वेदर इट इज सिविल और क्रिमिनल। कार्यवाही सिविल होने दो या क्रिमिनल होने दो, उसमें वो अगर अंतिम निर्णय देने की जो कैपेसिटी रखता है, ही इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव ए डेफिनेटिव जजमेंट, और जजमेंट इज गिवन बाय हिम, thereafter no appeal is preferred against, then it becomes final, okay, or appeal is preferred then by the superior authority, the same is confirmed, then it becomes final। तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश कहलाता है जो कानूनन एक अंतिम निर्णय देने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया हुआ है ऐसी कार्यवाही में, that proceeding may be civil and that may be criminal। और अगर उसने कोई निर्णय दिया है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हुई है, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन दैट बिकम्स फाइनल। और अगर अपील की गई है तो द सेम इज कंफर्म्ड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, देन इट बिकम्स फाइनल, देयरफॉर दैट मैन इज कॉल्ड ए जज। क्या कहलाता है वो? और न्यायाधीश के माध्यम से ही परिभाषा आती है न्यायालय की, कि हर वो व्यक्ति या व्यक्तियों का न्यायाधीश के रूप में अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए सशक्त किया गया है, या फिर बॉडी ऑफ द जजेस, दे आर एम्पावर्ड बाय द लॉ टू एक्ट जुडिशियली, देन इट इज कॉल्ड ए कोर्ट। ओके, तो यहाँ क्या लिखता है, न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप में न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है, इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है। Therefore we can say that it is an inclusive definition। कौन सी डेफिनेशन? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये कैसी है जो देखो, who is empowered by law to give in any legal proceedings, civil or criminal, a definitive judgment or judgment which if not appealed against would be definitive, or judgment which if confirmed by some other authority would be definitive। तो वो व्यक्ति कौन है? न्यायाधीश है, जो क्या करता है? डेफिनेटिव जजमेंट देता है। उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की, वो डेफिनेटिव हो जाएगा। अपील इत्यादि की गई, इट इज टू बी कंफर्म्ड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, तब क्या हो जाएगा? डेफिनेटिव जजमेंट। जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो, दैट इज कॉल्ड ए जज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म जज। हु इज ए जज? जज इज द पर्सन हु इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव डेफिनेटिव जजमेंट, अंतिम निर्णय देने। और उसने निर्णय दिया है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की, तो स्वतः ही अंतिम हो जाएगा। और अगर उस किसी सुपीरियर अथॉरिटी ने उसको पुष्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया, तो भी अंतिम हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति कौन कहलाता है? तो कुल मिलाकर हमें जो पद नाम से न्यायाधीश हैं वहीं तक ही परिभाषा सीमित नहीं। ओके, नेक्स्ट। देखो, a magistrate exercising jurisdiction in respect of charge on which he has power to sentence, to fine or imprisonment with or without appeal is a judge, है ना। तो जो मैजिस्ट्रेट, तो देखो हम बीएनएसएस पढ़ते हैं ना, बीएनएसएस में सबसे लास्ट में 2 शेड्यूल लगी है। वन इज कॉल्ड शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड इज शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम नंबर 6 में जाके देखो तो आपको पता लगेगा कि व्हाट ऑफेंसेज आर ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, what offenses are triable by magistrate, judicial magistrate first class, और offenses ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, है ना। तो जो कोई मैजिस्ट्रेट अगर किसी भी अपराध को जिसका
आरोप किसी अभियुक्त पर है, उसका ग्रहण श्रवण विचारण निस्तारण करने के लिए सशक्त है, तो वो अगर सुनेगा और उसको सुन करके उसको दोषी सिद्ध किए जाने पर दोष सिद्धि का आदेश पारित करके उसको उचित दंडादेश से दंडित करेगा, ही इज नन एल्स बट ए जज। कौन है वो? जज है वो। ठीक है, अब आ गया लाइफ। लाइफ आने पर आपको क्या समझना है दोस्तों? लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स। तो पहले शब्द क्या आया था? मृत्यु। मृत्यु आया था ना। तो आप कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पढ़ते हैं, तो कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई, मृत्यु कारित करने के आशय से किया। मृत्यु किसकी? मानव की मृत्यु। यहां पर जीवन किसका? मानव का जीवन, है ना। जीवन का मतलब क्या होता है? होल ऑफ द लाइफ स्पैन। जो आदमी इस पृथ्वी पर है, कोर्ट के सामने है, अगर किसी भी हत्यारे को कोर्ट ने मर्डर के लिए जब अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ जो है ना आरोप को साबित कर दिया, तो कोर्ट इज गोइंग टू पास द ऑर्डर ऑफ द कन्विक्शन। दोष सिद्ध करेगा, दोष सिद्ध करके उसे दंड के विषय पर सुनकर, और हत्या के लिए दो ही सजाएं हैं, या तो मृत्यु है नहीं तो आजीवन कारावास से कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास, दिस इज जीवन। और ये जब कॉन्टेक्स्ट वाइज सारी बातें आएंगी, मैं आपको क्लैरिटी से समझा दूंगा कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है। और अभी जो उसमें सुधार करके और एक नई बात जोड़ी है, रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ ऑफ द ऑफेंडर, है ना। उसका प्राकृतिक शेष जीवन जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा है तब तक सलाखों के पीछे। तो आजीवन कारावास जो है ना, वो 14 साल 20 साल 30 साल 40 50 साल नहीं होते, जब तक जिंदा है तब तक आजीवन। देयरफॉर दिस इज जीवन एंड दिस लाइफ डिनोट्स टू ए लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ये मनुष्य के जीवन के बारे में। तो मृत्यु ही मनुष्य की और जीवन भी मनुष्य का। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। अब लोकल लॉ, लोकल लॉ का मतलब क्या होता है? तो देखो, एक लॉ जनरल लॉ ऑफ क्राइम जो आपके सामने है, भारतीय न्याय संहिता जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा कौन सा कानून है? लोकल लॉ। लोकल लॉ इज द लॉ विच अप्लाइज टू ए पर्टिकुलर प्लेस। तो अगर राजस्थान में, तो राजस्थान के जो सरकार ने जितने भी कानून बना रखे हैं, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, राजस्थान का जुआ अधिनियम है, राजस्थान का जो है ना वन्य जीव अधिनियम है, ये सारे लोकल लॉज है, एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द राजस्थान। मध्य प्रदेश ने बनाए वो उनके हैं, देयरफॉर दीज लॉज आर नोन एज लोकल लॉज। तो क्या कहता है लोकल लॉ के माने? क्या होता है लोकल लॉ के माने? से ऐसी विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैन। अब मेरे को बताओ, आपको कोई पूछे कि पुरुष की क्या परिभाषा, कौन है पुरुष? पुरुष कौन होता है? मैं पुरुष कि मेरे जैसा और कोई दिखने वाला पुरुष? नहीं। कानून में परिभाषा ये है कि ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र का मानव नर वो पुरुष कहलाता है। किसी भी उम्र की मानव नारी वो स्त्री कहलाती है। और भारतीय दंड संहिता की जो धारा 354 में जो स्त्री की लज्जा भंग करने के अपराध होते थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने जजमेंट में कहा है और वेरियस हाई कोर्ट ने भी कहा है, 7.5 महीने की बच्ची, उसकी लज्जा भंग की गई तो शी वाज नोन एज स्त्री। और जबकि वो तो 7 साढ़े 7, तो 7 साढ़े 7 भी सोचो मत, अभी 2 घंटे पहले जन्मी हुई लड़की जो है ना, वो भी स्त्री में शुमार होती है। क्योंकि स्त्री की परिभाषा आगे वुमन की परिभाषा पढ़ने को मिलेगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज दैट इज मैन, एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज इज कॉल्ड अ वुमन। सीधी गणित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है, मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ओके, अब ये महीना और वर्ष, जहां कहीं मास शब्द का या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां ये समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो चलन में था और उसी के अनुसार जो है ना मास और वर्ष की गणना वगैरह की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अमूवेबल प्रॉपर्टी, ये चल संपत्ति। तो संपत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, आपको और हमको दोनों को मालूम है।
चल और अचल, है ना। तो some specific offenses are there which can only be committed in respect of movable property. Therefore, it was necessary for the legislature to define the term. और अभी इसमें थोड़ा और सुधार करके और मूर्त अमूर्त का भी लफड़ा मिटा दिया है, ठीक है ना। तो चल संपत्ति के माने क्या? चल संपत्ति जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सकती है, तो कॉमन सेंस की बात है। ए थिंग विच इज पोर्टेबल। तो इसको नेगेटिव कैसे समझाते हैं जो देखना। चल संपत्ति के अंतर्गत पहले देखो भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई है के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। तो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति लिखने का मतलब है इट इंक्लूड्स मूर्त और अमूर्त दोनों ही। और पहले किसको बाहर किया? भूमि नॉट चल संपत्ति, भूबद्ध चीजें नहीं, भूबद्ध से जकड़ी हुई नहीं। तो उसके बाद में जितनी भी है ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज ए चल संपत्ति, दैट्स ऑल। तो सम ऑफेंसेस व्हिच आर कमिटेड अगेंस्ट चल संपत्ति दैट इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, देयरफॉर जैसे मैंने चोरी की परिभाषा नहीं बताई आपको, चोरी की परिभाषा में आपको क्या बताया कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना चल संपत्ति को बेईमानी से लेने के आशय से ऐसे लेने के लिए हटाता है वो चोरी करता है, ये बताया है ना। तो हमको भी यही समझ के चलना है। तो ये सारी बातें आ गई किसके बारे में? चल संपत्ति के बारे में। दैट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड ए थिंग अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन्ड टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू द अर्थ, है ना। तो वो सारी बातें इनको छोड़कर सारी संपत्तियां किसमें शुमार होंगी? अब नंबर आ गया। तो पहले क्या पढ़ा था? जेंडर, लिंग पढ़ा था, उसमें ही इंक्लूड सी पढ़ा था कि ही को द्योतित करने वाले शब्दों में सी शामिल है, सी को द्योतित करने वालों में ही शामिल है। यह आया जेंडर, सॉरी नंबर, यह वचन है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में था। हर बच्चे के लिए परेशानी का सबब था ये पढ़ने समझने के लिए। और आज तक मेरे को किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया कि हम कहीं और किसी भी सोर्स से समझ गए हैं कि ये नंबर क्या चीज है, वचन क्या है, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक वचन को द्योतित करने वाले शब्दों में बहुवचन शामिल है और बहुवचन को द्योतित करने वाले शब्दों में एक वचन शामिल है। क्या होता है भाई मतलब इसका? एक वचन को द्योतित करने वालों में बहुवचन, बहुवचन को द्योतित करने वालों में एक वचन। तो ये जो है ना, ये भला ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं जानबूझकर रोक देता हूं क्योंकि मुझे इसको समझाने के लिए दो चीजों को हाथों हाथ जो है ना वो इन्वोक करके और आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। वो दो टर्म है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में था कॉमन इंटेंशन और धारा 149 में था कॉमन ऑब्जेक्ट, जो आज की तारीख में भारतीय न्याय संहिता में धारा 3 की उपधारा 5 में है। 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे जॉइंट लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं। और जो 149 भारतीय दंड संहिता थी वो आज की तारीख में भारतीय न्याय संहिता में 190 हो गई है। और उसके माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा व्हाट इज मीन्ड बाय द नंबर, ये वचन क्या चीज है। इसलिए आपको इसको अभी बता देता हूं और जब वो आएगी तो वापस में नंबर का ये सबसेक्शन 22 का रेफरेंस देके आई वुड मेक इट क्लियर टू यू पीपल, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। वचन जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन के द्योतिक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन भी है और बहुवचन के द्योतिक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी है। अगर आपको परीक्षा में नंबर पूछे तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको यही लिखना पड़ेगा। और लिखना कितना सरल है कि द वर्ड सिग्निफाइज प्लूरल दैट इंक्लूड सिंगुलर, द वर्ड सिग्निफाइज सिंगुलर दैट इंक्लूड्स प्लूरल। तो प्लूरल में सिंगुलर है, सिंगुलर में प्लूरल है, ये लिख के आना है और कुछ नहीं। आज तक तो इसको कभी पूछा नहीं और अगर कोई भूले भटके पूछ ले तो आप अपनी जो है ना उसमें तर्कस में तीर तैयार रखना आंसर के रूप में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये ओथ सबको पता है क्या चीज है ओथ। शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा
जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना, न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, आती है। तो कई चीजें जो है ना ओथ पर आती है। अब ये ऑफेंस जो है, दिस वाज इन अर्लियर आईपीसी, दैट वाज सेक्शन 40, जो अब आ गया है धारा 24 पर। इसके बारे में आपको आउटलाइन दे देता हूं, नेक्स्ट क्लास में और इसको बहुत ही डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफेंस अभी मैंने आपको बोल के बताया, क्या बोल के बताया, अपराध के माने क्या होता है, वेयर इट हैज बीन डिफाइंड। पहले सीआरपीसी में 2N में था, भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में था, यहां पर धारा 2 की उपधारा 24 में आया है अपराध। अपराध के माने प्रत्येक वो कार्य और कार्य का अवैध लोप जो भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी स्थानीय या विशेष विधि के तहत दंडनीय बना दिया। एवरी एक्ट विच हैज बीन मेड पनिशेबल आइदर इन द जनरल लॉ ऑफ क्राइम्स, दैट इज BNS, और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ, दैट इज कॉल्ड ऑफेंस, दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अपराध का गठन कैसे होता है। अपराध का गठन होता है एक्टस रियस प्लस मेंस रिया, इन दोनों के संगम से जो, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इज देयर, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इक्वल टू ऑफेंस। mere actus reus is there, no offense, mere mens rea is there, no offense। केवल और केवल एक अकेला, क्योंकि उसका कारण है मनुष्य की सोच को दंडनीय नहीं बनाया है, सिवाय एक परिस्थिति के, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120A(b) क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो बातें थी उसमें था। और ये जब आएगा प्रसंगवश तो मैं आई शैल मेक इट क्लियर टू यू पीपल कि ये क्या लिखता है, क्या बताता है, क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। अब आप देख लो, आज तक भी हम यहां तक पहुंचे हैं, इतना समझ करके इस इंट्रोडक्टरी पोर्शन को चलना पड़ता है, नहीं तो क्लियर नहीं होते दोस्तों, वो जस के तस रह जाएंगे। जैसी आपकी पुस्तक में लिखी हुई है, और आप अगर थानवी सर से पढ़ो और मैं भी यहाँ ये सारी चीजों का वाचन करके ही निकल जाऊंगा, तो आपकी किताब में वही मूल पाठ है, वो मूल पाठ यहाँ पर है, मैं इसको अंडरलाइन करते रहूं और इसको लेकर के निकल जाऊं, तो आपने क्या पाया, क्या समझे आप, कौन सा सिद्धांत समझे ही नहीं। तो इसलिए देख लो, अभी तक प्रिलिमिनरी पोर्शन चल रहा है अपने भारतीय न्याय संहिता का, जिसमें मात्र 3 धाराएं हैं, 1, 2, 3। अभी तक तो हम धारा 2 में अटके हुए हैं। तब आप सोचो कि जब हम स्पेसिफिक ऑफेंसेज, जो कि सबसे बड़े बड़े हीनियस ऑफेंसेज हैं, उनको जब पढ़ेंगे, आप ये मान के चलो, मैं ना तो आपको कोई जनरल प्रिंसिपल जो है ना आपको ना समझ में आए, ऐसी बात नहीं हो सकती। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था दोस्तों कि क्या बात है सच्चाई की बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता को हमें 2 भागों में बांट कर पढ़ना है। एक पोर्शन हमें जनरल प्रिंसिपल्स के रूप में पढ़ना है, जो जुरिस्डिक्शन इत्यादि को सबको डील करता है, जो हमें जनरल एक्सेप्शन वगैरह सब बताता है। और दूसरा पोर्शन जो है ना, दैट डील्स विद स्पेसिफिक ऑफेंसेस। तो ये विशिष्ट अपराधों वाली बातें वगैरह सारी की सारी हम जो है ना एट लेंथ इन डिटेल वी शैल हैव अ डिस्कशन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी सारी बातें हम अगली क्लास में करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगली क्लास में अपने ये जो प्रिलिमिनरी पोर्शन ऑफ द BNS विल बी कंप्लीटेड। जय हिंद, जय भारत।